ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजकुमारी लतिका के साथ राजघराने के कई बॉडीगार्ड्स आए थे। राजघराने का नाम सुनते ही रोहित भी बड़ी अदब से उन लोगों के पास आया और धीमी आवाज में रोहित ने चीफ कमांडर को पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ किसी से मिलने आए हैं? राजकुमारी लतिका एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए रोहित ने यह सवाल कमांडर इन चीफ से पूछा था। कमांडर इन चीफ ने रोहित को बड़ी ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहा, हर हाइनेस ने राजकुमारी लतिका को अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में भेजा है। राजकुमारी लतिका अपने सबसे करीबी दोस्त की बर्थडे पार्टी मिस नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर रोहित काफी हैरान रह गया। आसपास खड़े सभी लोग यह सुनकर यह सोच में पड़ गए कि अगर रोहित शाही घराने को अच्छी तरह नहीं जानता था तो फिर आखिर तीनों बच्चों में से कौन था वह जो राजकुमारी लतिका का बेस्ट फ्रेंड था। जाहिर सी बात है, क्योंकि आर्यन बचपन से रोहित के साथ पला बढ़ा था, इसलिए आर्यन वह दोस्त नहीं हो सकता था। वह लोग यह सोचने लगे कि अलेक्जेंडर और रिया में से कौन राजकुमारी लतिका का दोस्त था। राजकुमारी लतिका का पहनावा और चाल ढाल देखकर कोई भी इंसान अंदाजा लगा सकता था कि भले ही वह बच्ची 6 साल की छोटी सी बच्ची थी, मगर हर लिहाज से वह रॉयल फैमिली की को बिलोंग करती थी। चलने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका, कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बहुत ही एलिगेंट था। छोटी सी 6 साल की गुड़िया को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने अपने हाथों से उसे तरासा हो। खूबसूरत हीरे जैसी चमकती हुई आंखें, गोरी गोरी गाल, लाल होंठ, दुबली पतली कमर और गोल गोल चेहरा देखकर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि राजकुमारी लतिका क्या ये जीती जागती लड़की थी या कोई फैक्ट्री में बनी हुई कांच की गुड़िया। जब रोहित और शाही घराने का कमांडर इन चीफ आपस में बात कर रहे थे, तभी राजकुमारी लतिका गार्डन में अपनी नजरें घुमाकर अपनी दोस्त को ढूंढ रही थी। रोहित और प्रिंसेस लतिका से थोड़ी दूर बीचों बीच सुगंधा नन्ही सी रिया सी कह रही थी, देखो जरा वहां पर, क्या तुम जानती भी हो वह छोटी सी लड़की कौन है? बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है, मगर जरा उसके बात करने का तरीका देखो, उसके चाल ढाल का तरीका देखो। क्या तुम जानती हो कितने बड़े खानदान की बेटी है यह? उसका खानदान राजा महाराजाओं का खानदान है। तुमने जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने शाही परिवार की किसी लड़की को तुम कभी जिंदगी में भी मिल पाओगी या नहीं। जरा देखो, ठीक तुम्हारी उम्र की है, मगर किस तरह बड़ों के सामने सर झुकाकर खड़ी है। यह होती है तहजीब, यह होता है तरीका बड़ों के साथ पेश आने का। जब सुगंधा यह सारी बातें रिया के साथ कर रही थी, तब आसपास खड़े लोग भी अब सुगंधा से इरिटेट होने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुगंधा एक 6 साल की बच्ची के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई थी। पहले प्रीति को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और अब प्रिंसेस लतिका को लेकर दूसरा हंगामा शुरू करने जा रही थी सुगंधा। इससे पहले की बात और बढ़ती, प्रिंसेस लतिका की नज़र गार्डन में भीड़ के बीचों बीच खड़ी रिया पर पड़ी। रिया आंखों में गुस्सा लिए अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर सुगंधा की ओर देख रही थी। जैसे ही प्रिंसेस लतिका ने रिया को देखा, लतिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटी सी लतिका अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, रिया हैप्पी बर्थडे टू यू, देखो मैं तुम्हें विश करने आ गई। लतिका की आवाज़ सुनकर रिया के चेहरे पर सरप्राइज दिखाई देने लगी। रिया को एक बहुत बड़ी सरप्राइज मिली थी। दोनों अपने अपने हाथ हवा में उछालकर एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे। सब लोग यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए थे। धीरे धीरे ऊंचे खानदान के लोगों को अब यह बात समझ में आने लगी थी कि प्रिंसेस लतिका की बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि रिया थी। लोगों ने सुना था कि दिल्ली आने से पहले अनिका रिया के साथ काफ़ी छोटे से परिवार के साथ रहा करती थी। यह बात कोई नहीं जानता था कि प्रेगनेंसी के बाद 6 साल अनिका ने किस गुमनामी में किसके सहारे गुजारे थे। मगर सभी लोग सिर्फ इतना बात जानते थे कि अनिका ने वह गुमनामी में 6 साल किसी छोटे से परिवार के साथ रहकर गुजारे थे। मगर आज अनिका की बेटी की प्रिंसेस लतिका के साथ दोस्ती देखकर ऊंचे खानदान के सभी लोग हैरान रह गए। जिस खानदान के लोग किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को भी मिलने के लिए
आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं देते थे, ऐसे शाही खानदान के साथ रिया की इस तरह की दोस्ती लोगों की समझ के बाहर थी। दोनों बच्चियां एक दूसरे के सामने आकर ठहर गईं और फिर जोर से एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों ही बच्चे एक दूसरे से मिलकर इतनी खुश नजर आ रही थीं, जैसे उन्हें किसी ने चॉकलेट के पहाड़ों का पता ठिकाना बता दिया था। दोनों एक दूसरे को गले मिलकर गोल गोल घूमने लगीं। कुछ देर तक शोर मचाने के बाद गहरी सांसें लेते हुए दोनों ही बच्चियां गार्डन की फर्श पर गिर गई। हंसते हंसते रिया ने लतिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे मम्मा भी तुम्हारे साथ ही हैं? लतिका ने तेज सांसें लेते हुए रिया से कहा, नहीं, मैं यहाँ अपने बॉडीगार्ड के साथ आई हूँ। भला मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी कैसे मिस कर सकती थी? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे भी लेकर आई हूँ। तोहफों का नाम सुनकर रिया ने अपने पैरों पर खड़ी हो गई और जोर जोर से अपनी जगह पर कूदने लगी। लतिका के साथ आए बॉडीगार्ड्स ने एक के बाद एक तोहफे रिया के सामने रखे। शाही घराने का हर तोहफा बेशकीमती था। रिया की पसंद के खिलौनों से लेकर रिया की पसंद के कपड़े, महंगी घड़ियां, महंगी ज्वेलरी एक के बाद एक रिया के सामने रखी जाने लगी। लोग एक के बाद एक हो रही गिफ्ट की बौछार को देखकर हैरान रह गए। लोगों ने इससे पहले कभी भी तोहफों की इस तरह की परेड कभी नहीं देखी थी। लतिका के साथ आए हुए बॉडीगार्ड्स काफी पोलाइटली नजर आ रहे थे, मगर यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि यह बेहद जेंटलमैन जैसे दिखाई देने वाले लोग वक्त आने पर कितने खतरनाक हो सकते थे। शाही घराने को 3 खास लोगों पर पूरा भरोसा था, इसलिए चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए इन लोगों के साथ प्रिंसेस लतिका को भेजा गया था। दोनों बच्चे बारी बारी से हर गिफ्ट को देखने लगे और आसपास खड़े लोग बच्चों के बीच इतनी गहरी दोस्ती को देखने लगे। सुगंधा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुगंधा ने सांस लेना बंद कर दिया था। सुगंधा के पांव जमीन में गड़ चुके थे। वह किसी तरह अपनी शक्ल छुपाना चाहती थी, मगर आसपास कहीं उसे छुपने का ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। रिया और लतिका की दोस्ती देखकर प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। मौका देखते ही प्रीति ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, जी आप तो कह रही थी कि रिया काफी छोटे परिवार की बच्ची है, उसकी परवरिश ठीक से हुई ना हो। अब मुझे आप ही बताइए, इतने बड़े परिवार के लोग अगर रिया को अपनी बेटी का बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, तो क्या आपको रिया की परवरिश पर किसी भी तरह का शक होना चाहिए? प्रीति की बात में हामी भरते हुए कुछ ऊंचे खानदान के लोग आगे बढ़कर सुगंधा को यही सवाल पूछने लगे। सबको अपनी तरफ इस तरह आता हुआ देखकर सुगंधा ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई, मैं मानती हूँ कि रिया की परवरिश वाकई में बहुत अच्छी हुई होगी, तभी तो इतने बड़े खानदान के लोग रिया के साथ मेलजोल बढ़ा रहे हैं। बस मैं तो इसलिए यह सारी बातें कह रही थी क्योंकि हमारे खानदान के बच्चे भी कल उठकर रिया के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे। अगर रिया की परवरिश में किसी भी तरह की कमी होगी तो उसका सीधा असर बाकी उच्च खानदान के बच्चों पर भी पड़ सकता था, और खास करके आर्यन, मुझे उसकी भी बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने यह सवाल पूछ लिया। आखिर मारवा खानदान के साथ मेरा जाति रिश्ता है। रोहित को बिल्कुल मेरे लिए अपने तरुण जैसा है, इसलिए रोहित के परिवार की चिंता हमेशा मुझे सताती रहती है, इसलिए शायद मैंने यह सारी बातें कह दी। मगर मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी हूँ कि रिया की परवरिश बिल्कुल ठीक हुई है। यह बात कहकर सुगंधा जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि सुगंधा की हंसी पूरी तरह से फेक थी, यह सभी लोगों को नजर आ रहा था, मगर मामले को किसी तरह दबाने के लिए सुगंधा हंस हंस कर लोगों से यह सारी बातें कर रही थी। दोनों बच्चियां गार्डन की फर्श पर बैठकर एक दूसरे से बात करने लगी। तभी अचानक रोहित सुगंधा के ठीक बगल में आकर खड़ा रह गया। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालकर सुगंधा से पूछा, क्या आपके पास इस बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है? रोहित का सवाल सुनते ही सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ गया। सुगंधा ने अभी अभी दावा किया था कि वह रोहित को बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानती है और मारवा खानदान के साथ सुगंधा का काफी गहरा रिश्ता है, मगर अचानक सबके सामने रोहित ने यह सवाल पूछकर सुगंधा के चेहरे का रंग उड़ा दिया था। सुगंधा यहाँ वहाँ दादी माँ को ढूंढने लगी, मगर दादी माँ उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सुगंधा ने अपना एक हाथ रोहित के कंधे पर मारते हुए कहा, अरे बेटा, यह किस तरह का सवाल पूछ रहे हो? सिंघानिया परिवार और मारवा परिवार को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती।
तभी रोहित ने बड़े ही आराम से इस बात का जवाब देते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, दादी माँ के बड़े भाई यानी कि आपकी ससुर जरूर हमारे परिवार का हिस्सा हैं, मगर अब भी तीसरी पीढ़ी का दौर चल रहा है और तीसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते अक्सर दोनों खानदान एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से अब आप यह नहीं कह सकती कि आप हमारे खानदान का हिस्सा हैं। माफ़ कीजिएगा, इस पार्टी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिनके पास इनविटेशन कार्ड है। अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड है तो आप शौक से यहाँ रुक सकती हैं, पार्टी का मज़ा उठा सकती हैं, खाना खा सकती हैं। मगर अगर आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा। रोहित का इतना कहना ही काफ़ी था कि सिक्योरिटी गार्ड ने सुगंधा के आसपास एक घेरा बना लिया। सुगंधा किसी भी हालत में अपनी इस तरह की बेइज्जती होती नहीं देख सकती थी। ऊंचे खानदान के कई लोग पार्टी में मौजूद थे, मगर रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड के जरिए सुगंधा को धक्के मारकर पार्टी से निकलवा दिया तो ऊंचे खानदानों की लिस्ट से सुगंधा का नाम गायब होना पक्का था। सुगंधा ने रोहित की बात का जवाब देने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रोहित के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने सुगंधा को रोकते हुए पूछा, क्या आपके पास इनविटेशन कार्ड है मैडम? हैरान सुगंधा ने सिर्फ नाम में अपना सर हिला दिया। सुगंधा का जवाब मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही प्यार से सुगंधा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुगंधा हैरान परेशान खड़ी रोहित को देखने लगी। रोहित भी सुगंधा की आंखों में आंखें डालकर कुछ देर तक देखता रहा, मगर रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड को सुगंधा को ले जाते हुए नहीं रोका। धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड सुगंधा को गेट से बाहर ले गए। सुगंधा के जाते ही ऊंचे खानदान के कुछ लोगों ने अपने अपने पर्सनल सिक्योरिटी को फोन लगाकर सिंघानिया परिवार के साथ सारे बिजनेस डील कैंसिल करने का ऑर्डर दे दिया। रोहित के बर्ताव से अब एक बात साफ हो चुकी थी कि सिंघानिया परिवार के साथ अब मारवा खानदान का कोई रिश्ता नहीं था। कल का सूरज सिंघानिया परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर लेकर आने वाला था। यह बात पार्टी में तय हो चुकी थी। प्रिंसेस लतिका और रिया की दोस्ती देखकर खुद रोहित भी हैरान था। आखिर रिया के इतने बड़े परिवार के साथ दोस्ती का कारण क्या था? यह बात खुद रोहित भी नहीं जानता था। जब रोहित अनिका को यह बात पूछने के लिए फिर से विला की ओर जाने लगा, तब रोहित ने देखा करण दोनों हीरो को अपने एक एक हाथ में पकड़कर गौर से उन हीरो को देख रहे थे। करण के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों साफ साफ नजर आ रही थी। रोहित करण के पास जाकर कुछ देर तक हीरो को देखता रहा। अचानक करण ने रोहित की ओर देखकर पूछा, आखिर कौन है वह जिसने रिया को इतनी कीमती गिफ्ट भिजवाई है? रोहित पिछले कई अरसे से करण गुलेरिया को मिलजुल रहा था, मगर आज तक कभी रोहित ने करण को इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। करण के हाथ में वह दोनों हीरे थे जो पूरी दुनिया में हार्ट ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाते था। रोहित ने करण गुलेरिया के पास आकर पूछा, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? करण गुलेरिया ने दोनों हीरो को एक साथ देखते हुए कहा, यह तो हूबहू मैच करती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस हीरे की जोड़ी को कभी ढूंढ पाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह हीरा रिया को किसने गिफ्ट दिया है। रोहित ने उस बुजुर्ग आदमी को अपने पास बुलाया जो रिया के लिए यह हीरा तिजोरी में गिफ्ट के तौर पर लेकर आया था। बुजुर्ग के पास आते ही करण ने उससे पूछा, तुम किसके लिए काम करते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि यह हीरा तुम्हारी मालकिन के पास कैसे आया। वह बुजुर्ग आदमी काफी पोलाइटली अपना सर झुकाकर करण की बात का जवाब देते हुए कहने लगा, साहब मैं बेंगलुरु की रेखा मूर्ति जी के लिए काम करता हूँ। मैडम खुद यहाँ पर आ नहीं सकती, इसलिए रिया बेबी के लिए यह गिफ्ट भिजवाई हैं। वैसे यह हीरा उन्हें उनके करीबी दोस्त ने सालों पहले दिया था। आज मुझे मैडम ने कहा कि मुझे इस हीरे को अपने असली मालिक तक पहुंचाना है, यानी कि मैडम की जिस दोस्त ने यह हीरा मैडम को दिया था, यह हीरा उस दोस्त की नवासी तक पहुंचाना ही मेरा काम था। जब उस बुजुर्ग आदमी ने यह बात कही तब करण गुलेरिया की सांसें तेज होने लगी। इसका मतलब ये साफ था कि वह आदमी जिस औरत के बारे में बात कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा थी। करण ने अपने कदम बढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी मैडम के उस फ्रेंड को जिसने तुम्हारी मैडम को हीरा दिया था? वह बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह तो सालों पहले की बात है। मैडम की वह फ्रेंड तो 20 साल पहले ही गुजर गई। यह हीरा अमानत के तौर पर मेरी मैडम के पास महफूज रखा गया था।
आज बेबी के छठे जन्मदिन पर मैडम ने कहा कि हीरे को अपने असली हकदार के पास पहुंच जाना चाहिए और इसलिए मैं यह हीरा रिया बेबी को उपहार के रूप में देने आया हूँ। कुछ देर के लिए करण की सांस फूलने लगी थी। जैसे ही करण ने उस हीरे की ओर देखा, करण के मन में उम्मीद जागने लगी थी कि स्वाति मल्होत्रा आज भी शायद कहीं जिंदा थी। मगर जब रेखा मूर्ति के नौकर ने सारी बातों का खुलासा किया, तब फिर से करण के चेहरे पर मायूसी छा गई। वैसे तो करण यह बात काफी अरसे से जानते थे कि लगभग 20 साल पहले स्वाति की मौत हो चुकी थी, मगर आज अपने हाथों में उन हीरे को देखकर एक बार करण गुलेरिया के दिल में यह उम्मीद जरूर जागी थी कि शायद कहीं स्वाति आज भी जिंदा हो। हीरे आकाश को सौंपते हुए करण ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए अब आराम कर लेना चाहिए। आकाश और रोहित दोनों अच्छी तरह जानते थे कि अभी करण को ठीक हुए कुछ ही दिन बीते थे। ज्यादा देर पार्टी के बीच शोर शराबे में रहना उनके लिए ठीक नहीं होता। इसलिए रोहित ने करण से कहा, चलिए अंकल, मैं आपको ऊपर कमरे में छोड़ देता हूँ, वहाँ आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। करण ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मेरे आदमी मुझे ले जाएंगे, तुम यहाँ पार्टी में रहकर एंजॉय करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रोहित ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं खुद आपको ऊपर छोड़ देता हूँ। वैसे भी नीचे पार्टी में लोग अनिका का इंतजार कर रहे हैं, जरा देखता हूँ अनिका तैयार हुई है या नहीं। रोहित करण को लेकर धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर पर जाने लगा। रोहित ने सोचा कि कुछ देर करण को अपने बेडरूम में आराम करने के लिए छोड़कर एक बार अनिका से पूछ लेगा कि अब वह कब तक नीचे आना चाहती है। जैसे ही रोहित और करण ऊपर के कमरे में पहुंचे, रोहित ने कमरे के दरवाजे को नॉक करना शुरू किया। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रोहित ने जब धीरे से कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। अनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित यह बात अच्छी तरह जानता था कि अनिका को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस तरह की पार्टी और शोर शराबे से अनिका हमेशा दूर ही रहना पसंद करती थी। मगर रोहित चाहता था कि तीनों बच्चों के साथ एक बार अनिका भी पार्टी में शामिल हो जाए, ताकि रोहित का पूरा परिवार एक साथ बच्चों का जन्मदिन मना सके। जब रोहित ने देखा कि कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था, तब रोहित ने टेरेस गार्डन पर जाकर एक बार अनिका को ढूंढने की कोशिश की, मगर अनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहित हैरान रह गया कि आखिर विला छोड़कर अचानक अनिका कहाँ चली गई थी। नीचे सारे मेहमान फिर से अपनी अपनी धुन में मस्त होकर पार्टी एंजॉय करने लगे। प्रिंसेस लतिका रिया के साथ ढेर सारी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की बिछड़ी सहेलियों के पास अब बातों की कोई कमी नहीं थी। दोनों को बात करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद पूरी रात वहीं बैठकर दोनों एक दूसरे के साथ बात करने वाली थी। जितने भी ऊंचे खानदान के लोग अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे, उन सभी लोगों ने अपने बच्चों को खास इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि प्रिंसेस लतिका के साथ मेल जोल बढ़ाने की कोशिश न करें और प्रिंसेस लतिका को रिया के साथ अकेला छोड़ दें। ऊंचे खानदान के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर किसी भी बच्चे ने बिना इजाजत प्रिंसेस लतिका के पास जाने की कोशिश की तो प्रिंसेस लतिका के बॉडीगार्ड तुरंत एक्शन ले सकते थे। सारे बच्चे अब लतिका और रिया के पास जाने से डर रहे थे, इसलिए सारे बच्चे आर्यन के साथ मेलजोल बढ़ाने में बिजी हो गए। आर्यन अच्छी तरह से जानता था क्योंकि खानदान के बच्चे बिना वजह आर्यन के साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करते हैं। उन्हें यह बात तक पता नहीं होता था कि वह लोग वाकई में आर्यन को चाहते हैं या नहीं। बस माँ बाप के कहने पर ऊंचे खानदान के सारे बच्चे बिना किसी कारण आकर आर्यन की तारीफ किया करते थे। आर्यन को इन सब बातों से काफी इरिटेशन होती थी, इसलिए आर्यन इन सब बच्चों से दूर यश और पिंकी के साथ खेलने लगा। यश और पिंकी के भी काफी दोस्त पार्टी में आए थे। सभी लोगों ने आर्यन के लिए कई सारे गिफ्ट लाई थी। आर्यन को एक के बाद एक सभी गिफ्ट देने लगे। आर्यन जानता था कि बर्थडे के दिन बच्चे खुशी से एक दूसरे को गिफ्ट देते थे और आर्यन लोगों की इमोशंस काफी कदर करता था। धीरे धीरे पिंकी और उसके दोस्तों के साथ आर्यन को काफी कंफर्टेबल महसूस होने लगा। उन सारे बच्चों के साथ आर्यन गार्डन के एक कॉर्नर में खेलने लगा। एक तरफ रिया प्रिंसेस लतिका के साथ बिजी थी, दूसरी तरफ आर्यन पिंकी और दूसरे दोस्तों के साथ बिजी हो चुका था। अलेक्जेंडर अकेला एक कोने में खड़ा यह सारी चीजें देख रहा था। अलेक्जेंडर को पार्टी में कोई बच्चा नहीं पहचानता था और ना ही कोई अलेक्जेंडर के लिए गिफ्ट लाया था।
अलेक्जेंडर रोहित का बेटा था। यह बात लोगों को पार्टी में आने के बाद पता चली थी, इसलिए कोई अलेक्जेंडर के गिफ्ट की प्रिपरेशन करके नहीं आया था। अलेक्जेंडर धीरे धीरे अपने कदम पीछे बढ़ाकर गार्डन के कोने में बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। पूरी पार्टी की रौनक एक तरफ चल रही थी, मगर अलेक्जेंडर ने अपने आप को पूरी पार्टी से अलग कर लिया था। धीरे धीरे अलेक्जेंडर को ऐसा लगने लगा था जैसे उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब से अलेक्जेंडर दिल्ली में आया था, उसे कम से कम इस बात की खुशी थी कि सालों बाद उसे उस तहखाने से आज़ादी मिली थी। मगर आज इतनी बड़ी पार्टी के बीच भी अलेक्जेंडर को उस तहखाने की याद आ रही थी। उस तहखाने में कैद अपने पालतू जानवरों की याद आ रही थी। अलेक्जेंडर किसी भी हालत में अपने उसी पुराने ठिकाने पर वापस जाना चाहता था। अलेक्जेंडर समझ चुका था कि इस परिवार में और इस घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। अलेक्जेंडर के मन में जब यह मायूसी भरे ख्यालात चल रहे थे, तब अचानक ही अलेक्जेंडर के सर पर किसी ने हाथ रखा। अलेक्जेंडर ने झटके से पीछे देखा। तब अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर के सर पर हाथ रखा था। अनिका का एक हाथ काफी पट्टियों की लगी थी, दूसरे हाथ से अनिका अलेक्जेंडर की सर को सहला रही थी। जैसे ही अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि पीछे खड़ी औरत अनिका थी, अलेक्जेंडर ने झटके से अनिका का हाथ अपने माथे से झटकाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अलेक्जेंडर के जवाब का अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अनिका अलेक्जेंडर के ठीक सामने रखी चेयर पर बड़े ही आराम से बैठ गई और अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाते हुए कहा, चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम बच्चे नहीं हो, मगर हम दोस्त तो जरूर बन सकते हैं। यह कहते हुए अनिका ने अपना एक हाथ अलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ा दिया। अलेक्जेंडर अनिका के हाथ को देखकर देखता रह गया। अलेक्जेंडर इतना जान चुका था कि अनिका ने अपनी जान जोखिम में डालकर अलेक्जेंडर की जान बचाई थी, इसलिए दोस्ती करने में अलेक्जेंडर को कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। अलेक्जेंडर ने अनिका से हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है, चलो आज से हम दोस्त हैं। अलेक्जेंडर ने जैसे ही अनिका की दोस्ती कबूल की, अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अचानक ही अनिका के मुंह से निकल गया, डेट्स लाइक माई बेबी। जैसे ही अनिका के मुंह से हर अलेक्जेंडर के लिए बेबी शब्द निकला, अलेक्जेंडर ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, प्लीज मुझे बेबी कहकर मत बुलाओ, मैं बेबी नहीं हूँ। अनिका ने अलेक्जेंडर का गुस्सा देखते ही एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया और कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बेबी नहीं बोलूंगी। अब मुझे यह भी बता दो कि मैं तुम्हें क्या बुला सकती हूँ। अलेक्जेंडर ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा, तुम जानती हो कि मेरा नाम अलेक्जेंडर है, तो तुम मुझे अलेक्जेंडर कह के बुलाओगी। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, रिया मेरी बेटी है, आर्यन मेरा बेटा है, उसी तरह तुम मेरे बेटे हो और मैं प्यार से उन्हें कभी बेबी, कभी बाबू, कभी सोना कहकर बुलाती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हें इनमें से कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद है, या कोई ऐसा नाम जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहकर बुलाऊं। अलेक्जेंडर अनिका की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, अगर किसी का पहले से कोई नाम रखा गया है तो उसे अलग अलग नामों से क्यों बुलाना है तुम्हें? तुम मुझे अलेक्जेंडर कह के बुलाओ और मैं तुम्हें अनिका कहकर बुला लूँगा, क्योंकि वह तुम्हारा नाम है। अनिका को अलेक्जेंडर की यह बात काफ़ी लॉजिकल लगी। अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, चलो तुम मुझे अनिका बुलाना, मगर याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनिका के मुंह से माँ शब्द सुनते ही अलेक्जेंडर की नज़रें झुक गईं। अलेक्जेंडर ने बचपन से माँ की ख्वाहिश की थी। आज जब उसकी माँ उसके सामने थी तो अलेक्जेंडर यह बात हजम नहीं कर पा रहा था। अलेक्जेंडर ने अपना सर झुकाकर अनिका से कहा, मैं बचपन से बिना माँ के रहा हूँ। हाँ, मुझे मेरे पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया है, मगर उसके साथ भी मेरा कोई खास रिश्ता नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मेरे नए पापा के साथ रह रहा हूँ, मगर उनके साथ भी मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है। अनिका को अपने बेटे की इस हालत पर तरस आने लगा था। अलेक्जेंडर की बातें सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर वह इस वक्त अलेक्जेंडर के सामने अपने चेहरे पर मायूसी नहीं दिखाना चाहती थी। अनिका ने अलेक्जेंडर से कहा, चलो मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम अनिका है, जो तुम जानते हो। मैं पिछले 6 सालों से रिया की माँ हूँ और पिछले 3-4 महीनों से आर्यन की माँ हूँ। तुम्हारी माँ होने का आज मेरा पहला दिन है।
इस लिहाज से देखा जाए तो इस रिश्ते में हम दोनों ही काफ़ी अनएक्सपीरियंस्ड हैं। क्या आज हम इस नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं? अनिका की बात सुनने के बाद कुछ देर तक अलेक्जेंडर मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी अचानक आर्यन अलेक्जेंडर के पास आया और अलेक्जेंडर को एक बड़ा सा गिफ्ट का बॉक्स हाथ में थमा दिया। आर्यन के हाथ में अपनी गिफ्ट देखकर अलेक्जेंडर बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक आर्यन को देखता रहा। अलेक्जेंडर के चेहरे पर सरप्राइज देखकर आर्यन ने कहा, मैं पहले ही तुम्हारे लिए गिफ्ट की तैयारी कर रखी थी। मैंने और रिया ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम तुम्हारा जन्मदिन भी तुम्हारे और हमारी जन्मदिन के साथ ही मनाएंगे। तब हमें इस बात का पता नहीं था कि सचमुच तुम्हारा जन्मदिन हमारे साथ ही है। नन्हे से आर्यन का इस तरह का रूप देखकर अनिका को अपने बच्चे पर प्राउड फीलिंग होने लगी। तभी अचानक शोर मचाती हुई रिया अलेक्जेंडर के पास आई और रिया ने भी अपने हाथ में पकड़ी हुई एक गिफ्ट बॉक्स अलेक्जेंडर को थमा दी। रिया ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और यह शानदार तोहफा मेरे सबसे छोटे भाई के लिए। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर को छोटा भाई कहकर पुकारा, अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें छोटी करके रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। रिया ने कहा, नहीं, तुम सबसे छोटे हो, तुम हमारी जिंदगी में सबसे आखिर में आए हो, इसका मतलब साफ है कि तुम ही छोटे हो। अलेक्जेंडर को रिया की यह बात पसंद नहीं आ रही थी, मगर रिया और आर्यन का प्यार देखकर अलेक्जेंडर खुशी खुशी अपने आप को छोटा भाई कहलाने के लिए भी तैयार था। तीनों बच्चों को एक साथ इस तरह से बातें करते हुए देखकर अनिका को अब यकीन होने लगा था कि तीनों बच्चों का फ्यूचर उसे जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल था नहीं। तीनों बच्चे अगर बचपन से ही एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लगे तो बड़े होकर भी उनके बीच प्यार बना रहेगा। इसी उम्मीद में अनिका ने तीनों बच्चों के सर पर अपना हाथ प्यार से फेर दिया। रोहित भी वहीं खड़ा हुआ अनिका के हर रिएक्शन को नोटिस कर रहा था। रोहित जानता था कि जब से अनिका को पता चला था कि अलेक्जेंडर रिया और आर्यन का सगा भाई है, अनिका के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या क्रिस्टोफर के साथ पला बढ़ा अलेक्जेंडर आर्यन और रिया को अपने सगे भाई बहन की तरह एक्सेप्ट करेगा? क्या उन तीनों के बीच भाईचारा बना रहेगा? मगर आज तीनों बच्चों को एक साथ खुश देखकर अनिका के साथ साथ रोहित का टेंशन भी कुछ कम होता नजर आ रहा था। रोहित भी मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि क्रिस्टोफर की परवरिश में पला बढ़ा अलेक्जेंडर जल्द से जल्द अनिका और रोहित की परवरिश में आने के बाद बिल्कुल आर्यन और रिया की तरह पेश आने लगे। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित के कानों पर आकर कुछ कहा। जैसे ही उस गार्ड ने रोहित को ये मैसेज पहुंचा दिया, रोहित के चेहरे पर हाव भाव बदलने लगे। रोहित तेजी से मेन गेट की ओर उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाने लगा। अनिका भी समझ गई थी कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी, इसलिए बच्चों को वहीं छोड़कर अनिका भी रोहित के पीछे पीछे मेन गेट की ओर जाने लगी। मेन गेट पर पहुंचते ही रोहित और अनिका ने देखा कि ढेर सारे छोटे छोटे बॉक्स गिफ्ट रैप करके गेट पर भिजवाए गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर, हमने हर एक गिफ्ट बॉक्स की बम डिटेक्टर से जांच की है, यह सारे बॉक्सेस बिल्कुल क्लीन हैं, इसमें कोई खतरनाक सामान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यह सारे गिफ्ट बॉक्स कौन देकर गया है? सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब देते हुए कहा, सर, आज सुबह से कई सारे लोग गिफ्ट और बाकी पार्सल भिजवा रहे हैं। सारे पैकेजेज चेक करने के बाद ही बंगले के अंदर भिजवाए हैं। लगभग एक ही डिलीवरी मैन ने कई बार हमारे इलाके में चक्कर लगाए हैं। अभी अभी जो डिलीवरी मैन यह सारे बॉक्सेस देकर गया है वह काफ़ी पुराना डिलीवरी मैन है। यहीं दिल्ली से यह सारी गिफ्ट बॉक्स भिजवाई गई है। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से पूछा, सर, आप ही बताइए क्या करना है इन सारी बॉक्सेज के साथ? क्या हम पहले इन्हें जांच लें? जब अनिका और रोहित यह सारी बातें कर रहे थे तब तीनों बच्चों भी रोहित और अनिका के पीछे पीछे मेन गेट तक आ गए थे। इतने सारे गिफ्ट बॉक्स एक साथ देखकर रिया ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या यह सारी गिफ्ट मेरे लिए है? सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कार्ड रोहित को देते हुए कहा, सर, यह सारी गिफ्ट अलेक्जेंडर बाबा के लिए है। अपना नाम सुनकर खुद अलेक्जेंडर हैरान हो गया। पूरी पार्टी में कोई अलेक्जेंडर के लिए गिफ्ट नहीं लाया था, फिर इतनी सारी गिफ्ट किसने भिजवाई थी? यह सोच सोचकर खुद अलेक्जेंडर भी हैरान हो गया था।
अनिका और रोहित को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दिल्ली में ऐसा कौन था जो अलेक्जेंडर को इतनी अच्छी तरह से जानता था और अलेक्जेंडर के लिए इतनी सारी गिफ्ट भिजवाई थी। रिया ने अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो मुझे और आर्यन को भी मात दे दी। देखो तुम्हारे लिए किसी ने कितनी सारी गिफ्ट भिजवाई है। क्या मैं तुम्हारे लिए इन सब गिफ्ट को खोल सकती हूँ? नन्ही सी रिया को हमेशा ही काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी यह जानने के लिए कि आखिर गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है, चाहे वह अपने गिफ्ट हो या अपने भाइयों के लिए भिजवाई गई गिफ्ट। रिया अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती थी कि किसी भी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का हक सिर्फ उसका है। अलेक्जेंडर भी अब तक रिया की इस आदत के बारे में अच्छी तरह से समझ चुका था। अलेक्जेंडर को अभी अभी रिया ने छोटा भाई कहकर बुलाया था। अलेक्जेंडर भी सबको बता देना चाहता था कि एक बड़े भाई होने के सारे गुण अलेक्जेंडर के अंदर मौजूद थे और इसलिए उसे बड़े भाई की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, घर का सबसे छोटा बच्चा ही इस काम के लिए परफेक्ट है। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर अलेक्जेंडर की बातों के पीछे छुपा ट्रेंड वह समझ नहीं पाई। अलेक्जेंडर की परमिशन मिलते ही रिया तेजी से एक बॉक्स की ओर दौड़ी और उस बॉक्स के ऊपर लिखी हुई चीट पढ़ने लगी। बॉक्स के ऊपर लिखा था, विद लव टू अलेक्जेंडर। बॉक्स के ऊपर एक और ग्रीटिंग कार्ड भी लगाया गया था जिसके अंदर लिखा था, अलेक्जेंडर को अपना परिवार मुबारक हो। रोहित और अनिका बड़े ही ध्यान से ग्रीटिंग कार्ड पर लिखी हुई चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। वह बॉक्स एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था जिसमें हर तरफ से जालियां बनी हुई थी। बॉक्स के अंदर क्या था वह समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रिया ने बॉक्स की एक कड़ी खोलना शुरू किया। जैसे ही रिया ने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की, अचानक ही बॉक्स के अंदर एक हलचल महसूस होने लगी। जैसे ही वह बॉक्स हिला, रिया चीख कर नीचे जमीन पर गिर गई। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत रिया को अपनी गोद में उठाकर उसे दूर ले गया। देखते ही देखते आसपास पड़े सारे बॉक्सेस के अंदर हलचल महसूस होने लगी। उन बॉक्स के अंदर काफी शोर मचाने लगा। सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए और अपनी अपनी बंदूकें तान कर खड़े हो गए। अनिका और रोहित भी बच्चों को लेकर अपने कदम पीछे बढ़ाने लगे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बॉक्स के अंदर ऐसी हरकत क्यों हो रही थी। क्या बॉक्स के अंदर कोई छिपे हुए अटैकर्स मौजूद थे? मगर बॉक्स के साइज इतने कम थे कि किसी इंसान का उस बॉक्स के अंदर फिट होना काफी मुश्किल था। सारी के सारी सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट होकर इन बॉक्स का सिक्योरिटी चेक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। बॉक्स के अंदर मूवमेंट काफी बढ़ने लगी। फिर अचानक ही एक बॉक्स के अंदर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। सारे के सारे लोग काफी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी नन्हा सा अलेक्जेंडर अपनी जगह से उछल पड़ा और जोर जोर से कहने लगा, यह तो बटर स्कॉच की आवाज है। अलेक्जेंडर अपने प्यारे दोस्त बटर स्कॉच की आवाज सुनते ही दौड़कर उस बक्से के पास गया। जैसे ही अलेक्जेंडर ने बक्से का दरवाजा खोला, एक लंबा चौड़ा जर्मन शेफर्ड डॉग उस बक्से के से बाहर आया। बक्से से बाहर आते ही अलेक्जेंडर उससे लिपट पड़ा। डॉग भी अलेक्जेंडर को अपनी जीभ निकालकर चाटने लगा। अलेक्जेंडर जान चुका था कि इन बॉक्सेज में उसके दोस्त मौजूद थे। एक एक करके अलेक्जेंडर ने सारे बॉक्सेज को खोल दिया। अलेक्जेंडर का पूरा परिवार उसके बर्थडे पर उससे मिलने आया था। अलेक्जेंडर के सारे पालतू कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सारे पालतू जानवर अलेक्जेंडर को देखकर इतनी खुशी हो गए थे कि सभी लोग मिलकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी लोग अलेक्जेंडर को एक साथ बर्थडे की बधाई दे रहे थे। अलेक्जेंडर के चेहरे की खुशी देखकर अनिका और रोहित समझ चुके थे कि यह सारे जानवर अलेक्जेंडर के वही पालतू जानवर थे जो अलेक्जेंडर के साथ सारा बचपन गुजार चुके थे। मगर रोहित इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर यह सारे पालतू जानवर यहाँ किसने भिजवाए थे। एक बात साफ थी कि इस काम के पीछे क्रिस्टोफर का हाथ था, मगर इतनी कड़क सिक्योरिटी के बावजूद क्रिस्टोफर ने यह काम कैसे किया था, यह रोहित और उसके सिक्योरिटी गार्ड की समझ के बाहर थी। रोहित और अनिका ये जान चुके थे कि और अब यह सारे जानवर हमारे देश के अंदर स्मगल किए गए थे। यह बात जितनी मुश्किल थी उतना ही मुश्किल था मारवा खानदान की स्पेशल सिक्योरिटी को तोड़कर रोहित के गेट पर इन बक्सों को पहुंचाना। अनिका और रोहित ये जानते थे कि क्रिस्टोफर एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर था, मगर कहीं न कहीं आज क्रिस्टोफर की ये हरकत रोहित और अनिका दोनों को अच्छी लग रही थी।
अलेक्जेंडर जब से उनकी ज़िंदगी में आया था तब से लेकर आज तक अलेक्जेंडर को उन्होंने कभी इतना खुश नहीं देखा था। अलेक्जेंडर को अपना पूरा परिवार वापस मिल चुका था। अलेक्जेंडर जमीन पर बैठा अपने सारे दोस्तों को एक के बाद एक प्यार करने लगा। अलेक्जेंडर के सारे दोस्त भी अलेक्जेंडर के इर्द गिर्द आकर उसके साथ खेलने लगे। मारवा खानदान के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर के पास आकर कहा, अलेक्जेंडर बाबा, मुझे लगता है कि अभी कुछ देर के लिए आपको इन जानवरों से दूर रहना चाहिए। अब तक इनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कि इनके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। एक बार इन सब का चेकअप हो जाएगा, उसके बाद मैं इन सारे जानवरों के लिए रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। उस सिक्योरिटी ऑफिसर की बात अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उस सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, यह लोग मेरे दोस्त हैं, कोई जानवर नहीं है। यह लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर की जीत के सामने बड़ी ही पोलाइटली जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मगर आपके यह दोस्त काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं और इतनी जल्दी यहाँ पर इनके रहने के लिए पिंजरे नहीं बनवाए जा सकते। मुझे कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे इनके रहने का बंदोबस्त करने के लिए। तब तक अगर आप इनसे दूर रहें तो अच्छा होगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात अलेक्जेंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह जानता था कि सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए रोहित की ओर देखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे, जहां मैं रहूंगा वहीं मेरे दोस्त रहेंगे। मैंने अपना सारा बचपन इनके साथ एक ही कमरे में बिताया है। ना मैं इनके बगैर रह सकता हूं और ना ही मेरे दोस्त मेरे बगैर रह सकते हैं। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अलेक्जेंडर अपने दोस्तों को इतनी आसानी से अपने से अलग नहीं होने देने वाला था। इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर देखते हुए रोहित ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी नन्हे से आर्यन ने आगे बढ़कर अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे कमरे में रहेंगे और जब तक तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कमरा नहीं बन जाता जहां तुम और तुम्हारे दोस्त एक साथ रह पाएं, तब तक तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन उससे अचानक इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहा था। इसलिए आर्यन की बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने बड़ी ही कड़क आवाज में कहा, क्यों, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जहाँ पर बाकी सारे बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि आधी रात को अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा? कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की तो मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा तुम पर। आखिर मैं एक बड़ा भाई हूँ और छोटे भाई की शरारतों को नज़रअंदाज करना बड़े भाई का फर्ज होता है। यह बात तो मुझे खुद डैड ने सिखाई है। अलेक्जेंडर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि आर्यन ने उसे अपना छोटा भाई कहा था। अलेक्जेंडर की आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उभरने लगा। जैसे ही अलेक्जेंडर अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से से लाल आंखें लिए आर्यन की ओर देखने लगा, अलेक्जेंडर के साथ साथ अलेक्जेंडर के सारे दोस्त भी गुस्से से आर्यन को देखने लगे। सारे कुत्ते एक साथ आर्यन को देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। बटर स्कॉच सारे जानवरों की भीड़ से रास्ता बनाते हुए सबसे आगे आकर खड़ी हो गई और आर्यन की ओर देखकर गुर्राने लगी। बटर स्कॉच एक काफ़ी पावरफुल जर्मन शेफर्ड डॉग थी। जिस तरह से जर्मन शेफर्ड ने आर्यन की ओर देखकर गुर्राना शुरू किया था, सिक्योरिटी ने सारे लोग अलर्ट हो गए। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस जर्मन शेफर्ड की ओर बंदूक तान दी। रोहित ने सभी सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर बच्चों पर किसी भी तरह का अटैक हो तो सबसे पहले उन्हें उस खतरे को ख़त्म करना है। अपने मालिक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे। अगर बटर स्कॉच आर्यन की ओर एक भी और कदम बढ़ाती तो सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं मार गिराते। अलेक्जेंडर ये अच्छी तरह से जानता था, मगर वह यह भी जानता था कि उसके पालतू जानवर उसे से बेहद प्यार करते थे। एक बार उन जानवरों को अगर पता लग जाए अलेक्जेंडर किसी को पसंद नहीं करता तो वह आदमी उन सब जानवरों का दुश्मन बन जाता था। बटर स्कॉच कद काठी में आर्यन से भी ऊंची थी। बटर स्कॉच की ताकत गजब की थी। यह कहना मुश्किल था कि अगर बटर स्कॉच और एक टाइगर के बीच में फाइट करा जाए तो कौन जीतेगा। इससे पहले कि बटर स्कॉच अपना कदम आगे बढ़ाती, अलेक्जेंडर ने बटर स्कॉच का कान खींचकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद बटर स्कॉच को फटकार लगाते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, देखो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग आर्यन को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। आर्यन मेरा छोटा भाई है और छोटे भाई की शरारतों का बुरा नहीं माना करते। आर्यन समझ गया था
कि अलेक्जेंडर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता था। कुछ देर पहले आर्यन ने अलेक्जेंडर को छोटा भाई कहकर बुलाया था और अब अलेक्जेंडर सबके सामने यह साबित करना चाहता था कि छोटा भाई वह नहीं बल्कि आर्यन था। अलेक्जेंडर को छोटा भाई कहलाने से काफ़ी प्रॉब्लम थी। आर्यन अच्छी तरह जानता था कि अलेक्जेंडर की जिद किसी भी वक्त नफरत में बदल सकती थी और आर्यन ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए अलेक्जेंडर का दिल रखने के लिए आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, ठीक है, आज से तुम मेरे बड़े भाई और मैं तुम्हारा छोटा भाई। बस अब तो मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकते हो ना। अलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्यन ने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली थी। अलेक्जेंडर फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। तभी प्रिंसेस लतिका जो रिया के साथ गेट पर आई थी, उसकी नज़र बास्केट में सोई हुई एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। सफ़ेद रंग की छोटी सी बिल्ली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जन्म अभी कुछ ही महीने पहले हुआ था। उसकी आंखों में काफ़ी नींद थी। बाकी सब जानवरों से बिल्कुल अलग वह काफ़ी शांत स्वभाव की नज़र आ रही थी। प्रिंसेस लतिका और रिया उस बिल्ली के पास जाकर प्यार करके उसके सर पर अपने नन्हे से हाथ फेरने लगे। उस बिल्ली को देखकर प्रिंसेस लतिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम अपनी यह दोस्त मुझे दे सकते हो? रिया ने भी लतिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, क्या तुम यह प्यारी सी बिल्ली हमें दे सकते हो? इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, देखो, पहले तो यह कोई बिल्ली नहीं है, इसका नाम है एमिली। यह अभी बहुत छोटी है, बहुत शांत है और आलसी भी। यह मेरी सबसे छोटी दोस्त है। इन सब में इसकी उम्र सबसे ज़्यादा कम है। इसे काफ़ी देखभाल की ज़रूरत है। प्रिंसेस लतिका और रिया दोनों जानते थे कि यह उनके सवाल का जवाब नहीं था। कुछ देर तक अपने मन ही मन को सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रिया की ओर देखकर कहा, मैं सिर्फ एक शर्त पर एमिली तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। रिया जानती थी कि इतनी आसानी से अलेक्जेंडर अपनी दोस्त को उसके हवाले करने वाला नहीं था, मगर वो जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन सी शर्त थी जिसके मानने पर अलेक्जेंडर अपनी दोस्त को रिया के हवाले करने को तैयार था। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया से कहा, अगर तुम मुझे बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एमिली गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर की एक बात सुनी, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अलेक्जेंडर, अरे बड़े भैया, तुम तो ग्रेट हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। आज से तुम मेरे बड़े भैया। अलेक्जेंडर देखकर चौंक गया कि इतनी जल्दी रिया ने हार मान ली थी। हालांकि रिया खुद ये बात जानती थी कि वह तीनों बच्चों में सबसे छोटी थी। अनिका ने यह बात सालों पहले उसे बता दी थी। अनिका रिया को बचाने में इसलिए कामयाब हुई थी क्योंकि रिया का जन्म आर्यन के बाद हुआ था, मगर तब अनिका खुद भी यह बात नहीं जानती थी कि रिया के पहले उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक बच्चा यानी कि अलेक्जेंडर पहले ही अगवा कर लिया गया था। यह बात आज तक अनिका के लिए राज ही थी। आखिर अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के पास कैसे पहुंचा, यह बात आज तक अनिका के लिए राज थी। रिया ने जैसे ही अलेक्जेंडर को बड़ा भाई कहकर पुकारा, अलेक्जेंडर अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगा। क्रिस्टोफर ने हमेशा से ही अलेक्जेंडर को एक बात सिखाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, अलेक्जेंडर को अपने आसपास शामिल लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर रहना है। और वो एक बात अच्छी तरह से जानता था कि भारतीय परिवार में सबसे ज़्यादा इज्जत और ताकत एक बड़े भाई की होती थी। बड़े भाई का ओहदा मिलते ही अलेक्जेंडर ने छोटा सा बास्केट जिसके अंदर एमिनी सोई हुई थी, वह बास्केट रिया के हवाले कर दिया। प्रिंसेस लतिका और रिया प्यार से एमिली के सर पर हाथ फेरने लगे। एमिली की आंखों में काफ़ी नींद नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा लंबा सफ़र तय करने की वजह से एमिली काफ़ी थक चुकी थी। जब अनिका ने उस बास्केट को गौर से देखा तो उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। एमिली जिस बास्केट में लेटी हुई थी, उस बास्केट में एक छोटा सा बॉक्स लगाया गया था। अनिका ने वह बॉक्स अपने हाथ में लिया। अनिका के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक ही किसी बात का डर सताने लगा। रोहित अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही रोहित अनिका के पास आया, अनिका ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वह छोटा सा बॉक्स अपने पर्स में डाल दिया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए अनिका ने रोहित से पूछा।
कुछ नहीं, मुझे लगता है हमें अंदर चलकर बाकी मेहमानों की ओर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को यहीं अपने दोस्तों के साथ खेलने देना चाहिए। अनिका की बात मानते हुए रोहित अनिका को लेकर फिर से अंदर चला गया। अनिका और रोहित के जाते ही प्रिंसेस लतिका ने रिया से पूछा, क्या एमिनी आज रात हमारे साथ सो सकती है? प्रिंसेस लतिका की बात सुनते ही रिया ने कहा, क्यों नहीं, आज तो बहुत मजा आएगा, हम तीनों सहेलियां एक साथ सोएंगे। रिया ने बिना अनिका और रोहित को पूछे ही प्रिंसेस लतिका को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी थी। प्रिंसेस लतिका भी काफी खुश नजर आ रही थी। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, क्या तुम अपने सारे दोस्तों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? कुछ देर तक तो अलेक्जेंडर आर्यन की बात सुनकर काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था, मगर कुछ देर बाद अपना सर हाँ में हिलाते हुए अलेक्जेंडर ने आर्यन और रिया को अपने दोस्तों के से इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। अलेक्जेंडर अपने हर दोस्त का नाम जवानी जानता था। यह सब कुछ देखकर रिया तो काफी हैरान हो रही थी। रिया ने अलेक्जेंडर से कहा, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ रही है। रिया के मुंह से यह बात सुनते ही अलेक्जेंडर चौंक गया। अलेक्जेंडर हैरानी से रिया की ओर देखने लगा। रिया ने अलेक्जेंडर को जवाब देते हुए कहा, मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारे देश में नहीं रहता, कहीं और रहता है, मगर उसके पास भी कई सारे पालतू जानवर हैं, मगर वह तुम्हारी तरह नहीं है। वह शायद अपने जानवरों से प्यार नहीं करता, बड़ी उटपटांग हरकतें करते रहता है अपने जानवरों के साथ। जब तुम्हें मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ देखा तब अचानक मुझे उसकी याद आने लगी, मगर शुक्र है कि तुम मेरे उस दोस्त की तरह अजीब नहीं हो। अगर तुम भी उसी की तरह अजीब होते तो मैं तुम्हें बड़ा भाई नहीं बल्कि पागल भाई कहकर बुलाती। रिया की यह बात सुनकर रिया के साथ प्रिंसेस लतिका भी जोर जोर से हंसने लगी। जैसे ही रोहित अनिका को लेकर फिर से पार्टी एरिया में पहुंचा, रोहित ने नोटिस किया कि अनिका काफी परेशान नजर आ रही थी। रोहित अनिका के साथ अकेले में बात करना चाहता था, मगर अनिका को पार्टी में आया हुआ देखकर ऊंचे खानदान के कई लोग एक के बाद एक अनिका को कंग्रेचुलेट करने आने लगे। अनिका सभी के साथ हंस हंस कर बात तो कर रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अनिका को क्या हो गया था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि जरूर अनिका यह सोच रही थी कि क्रिस्टोफर दिल्ली में आ चुका था। यह बात रोहित को भी सता रही थी, इसलिए रोहित ने पहले ही अपने सिक्योरिटी एजेंट को यह बात बता दी थी कि उसे शक था कि क्रिस्टोफर दिल्ली में आ चुका था और क्रिस्टोफर बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए रोहित ने उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम को हाई अलर्ट पर रख दिया था। मगर वह ये जानता था कि क्या इसके अलावा भी कोई बात थी जो अनिका को सता रही थी। अनिका एक के बाद एक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सभी लोगों की बेस्ट विशेज का स्वागत करने लगी। कुछ देर बाद रोहित ने अनिका को धीरे से कहा, करण अंकल ऊपर मेरे बेडरूम में आराम कर रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? अनिका भी इस भीड़ भाड़ से दूर होना चाहती थी, इसलिए रोहित की बात में हामी भरते हुए अनिका रोहित के साथ फिर से विला के अंदर चली गई। विला के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद जैसे ही अनिका रोहित के बेडरूम की ओर आगे बढ़ने लगी, रोहित ने अचानक ही अनिका को रोककर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? क्या तुम्हें किसी बात की चिंता सता रही है? जब रोहित ने अनिका की आंखों में देखा तब उसे अंदाजा लग गया था कि अनिका रोहित को कुछ बताना चाह रही थी, मगर वह बताने से कतरा रही थी। अभी अनिका रोहित से बात करने के लिए कुछ कहती, उससे पहले ही रोहित के बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज दोनों के कानों पर पड़ी। करण रोहित के बेडरूम के ठीक दरवाजे पर खड़े थे। अनिका को देखते ही करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर फिर धीरे धीरे उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वो अनिका को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते थे। वो अनिका के पास जाने लगे। वो अनिका को उसकी बड़ी मौसी के बारे में पूछना चाहते थे। वह कौन थी, क्या करती थी और पिछले 6 सालों में अनिका का उनके साथ संबंध कैसा रहा था। करण को अब तक यह बात पता चल चुकी थी कि अनिका की बड़ी मौसी जरूर स्वाति मल्होत्रा की करीबी दोस्त थी और इसलिए हार्ट ऑफ द ओशियन हीरो की जोड़ी में से एक हीरा उनके पास मौजूद था। मगर अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर खुद करण भी हैरान रह गए। अनिका को इस तरह इतना परेशान करण ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अनिका से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। इस बार रोहित भी रुकने वाला नहीं था। रोहित जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सी बात थी जो अनिका को इतना परेशान कर रही थी। रोहित ने अनिका के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हें सब कुछ सच सच बताओगे तो हमें सलूशन तक पहुंचने में आसानी होगी।
अगर तुम अकेले लड़ने की कोशिश करोगी तो शायद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने में तुम्हें ज़्यादा वक्त लग जाए। अगर हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम काफ़ी समय बचा सके। रोहित की बातों में सच्चाई थी। यह देखकर अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, वह क्रिस्टोफर ने एक तोहफा भेजा है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि क्रिस्टोफर ने जो तोहफा भेजा था उसे अभी अभी वह लोग अपनी आंखों से सिक्योरिटी गेट पर देख कर आए थे। फिर अनिका किस गिफ्ट की बात कर रही थी? तभी अनिका ने अपने पर्स से वह छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला जो उसने एलिमी के बाकेट से लिया था। अनिका ने जब वह गिफ्ट बॉक्स करण और रोहित के सामने खोला तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स की छोटी सी शीशी निकाली। उस शीशी पर लिखा नाम पढ़कर रोहित के होश उड़ गए। अनिका ने कांपते हुए हाथों से वो छोटी सी शीशी बाहर निकाली। क्रिस्टोफर ने खास अनिका के लिए एक स्पेशल तोहफा भिजवाया था जिसका नाम था पावर ड्रग। करण जो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे, वह हैरान होकर अनिका की ओर देखते हुए पूछने लगे, क्या है यह? क्या यह कोई तोहफा है? अनिका और रोहित दोनों समझ चुके थे कि क्रिस्टोफर की यह जरूर कोई गहरी चाल थी। अनिका और रोहित दोनों काफी सोच में थे कि इतनी आसानी से क्रिस्टोफर ने एक आखिर एलेक्जेंडर को अपने असली माँ बाप के पास क्यों भेज दिया था। क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी ही क्या चाल हो सकती थी? क्रिस्टोफर ने बचपन से लेकर आज तक एलेक्जेंडर को कभी किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। एलेक्जेंडर की बातों से यह बात साफ थी कि चाहे क्रिस्टोफर ने एलेक्जेंडर को बाप का प्यार नहीं दिया था, मगर एलेक्जेंडर की अच्छी तरह देखभाल की थी। क्रिस्टोफर जैसे खतरनाक आदमी का क्या मकसद हो सकता था यह सब कुछ करने के पीछे? यह बात अनिका और रोहित दोनों समझने की कोशिश कर रहे थे। आज क्रिस्टोफर ने एलेक्जेंडर के लिए उसके पालतू जानवर भेजकर कहीं न कहीं रोहित और अनिका पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। एलेक्जेंडर अपने दोस्तों को अपना परिवार मानता था और उसके बिना एलेक्जेंडर का दिल जीतना अनिका और रोहित के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। मगर आज अचानक ही एलेक्जेंडर के सारे पालतू जानवरों को एक साथ घर पर भेजकर क्रिस्टोफर ने अनिका और रोहित की काफी मुश्किलें आसान कर दी थी। मगर अब अनिका और रोहित समझना चाहते थे कि क्रिस्टोफर बदले में उनसे क्या चाहता था। क्या मकसद था क्रिस्टोफर का यह सब कुछ करने के पीछे? पावर ड्रग को अपने हाथों में देखकर अनिका धीरे धीरे सारी बातें समझने लगी थी। पावर ड्रग की शीशी अनिका के हाथ में देखकर रोहित भी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे कुछ बातें रोहित की भी समझ में आने लगी थी। करण हैरान परेशान चेहरे को देखकर यह समझ चुके थे कि शीशी में जरूर कोई ऐसा राज छुपा था जिससे बहुत ही जल्द अनिका और रोहित की जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। उन्होंने रोहित की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? क्या मुझे कोई बताएगा कि इस शीशी के अंदर क्या है? रोहित जानता था कि सारी बातें करण को इस वक्त बताना नामुमकिन था, इसलिए रोहित ने अनिका के हाथ से वह शीशी लेकर करण के हाथ में थमा दी। करण ने जब वह शीशी का नाम पढ़ा तो वह खुद काफी शॉक हो गए। शीशी पर लिखा हुआ था पावर ड्रग। करण जानते थे कि क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से नन्हे बच्चों को अगवा करके उन्हें पावर ड्रग इंजेक्ट किया करते थे। हजारों बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुर्बान कर दिया गया था। यह बात खुद करण भी अच्छी तरह से जानते थे और अब इस शीशी को अपने सामने देखकर करण गुलेरिया अच्छी तरह समझ चुके थे कि आखिर क्रिस्टोफर का असली मकसद क्या था। करण ने कांपती हुई आवाज में रोहित को देखकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमारे एलेक्जेंडर को भी? इससे पहले कि करण अपनी बात पूरी कर सकते, रोहित ने हाँ में अपना सर हिला दिया और रोहित और अनिका जान चुके थे कि एलेक्जेंडर को भी पावर ड्रग से इंजेक्ट किया गया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि एलेक्जेंडर का डीएनए स्ट्रक्चर रोहित और अनिका के साथ सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि शायद पावर ड्रग के इंजेक्शन के कारण अलेक्जेंडर के डीएनए स्ट्रक्चर में काफी फर्क आ गया था। मगर आज अपने हाथों से उसी को देखकर अनिका समझ गई थी जो कुछ उसने सोचा था वह सही था। जब अनिका ने उस बॉक्स से उस शीशी को निकाला तब एक छोटी सी चिट्ठी बॉक्स के अंदर छुपी हुई थी उसे नजर आने लगी। अनिका ने जब उस चिट्ठी को खोलकर उसके अंदर का मैसेज पढ़ा तो अनिका अपने आप को संभाल नहीं पाई। अनिका को ऐसे लगने लगा था जैसे उसकी सांसें फूलने लगी थी। रोहित ने अनिका को सहारा देते हुए पास पड़ी एक चेयर पर बिठाया और फिर अनिका के हाथ से वह चिट्ठी ले ली
जब रोहित ने उस चिट्ठी पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ा तो वह खुद भी काफ़ी हैरान हो गया। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह पावर ड्रग अलेक्जेंडर को नहीं दिया गया तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। चिट्ठी पर लिखी हुई बात पढ़ते ही अनिका मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। रोहित खुद भी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, मगर वह जानता था कि इस वक्त अनिका को संभालना ज़्यादा जरूरी था। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए अगर कोई रास्ता सोचना था तो रोहित का ठंडे दिमाग से काम लेना बेहद जरूरी था। करण समझ चुके थे कि जरूर चिट्ठी में कोई ऐसी बात लिखी थी जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। उन्होंने रोहित के हाथ से वो चिट्ठी लेकर चिट्ठी पर लिखा मैसेज पढ़ लिया। चिट्ठी पर लिखी बात पढ़ने के बाद उन्होंने अनिका की ओर देखकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब अलेक्जेंडर की जिंदगी पर उस क्रिस्टोफर का कंट्रोल चलेगा? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाकर इस बात का जवाब दिया। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अनिका को एक एक करके आशीष डोगरा की सारी बातें याद आने लगी। किस तरह से क्रिस्टोफर और उसके लोग छोटे बच्चों को अगवा करके उन्हें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, और किस तरह से इस पावर ड्रग के साइड इफेक्ट्स के कारण एक एक बच्चे मौत के घाट उतार दिए जाते थे। आज सालों बाद अनिका को अलेक्जेंडर मिला था, मगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा है यह बात पता चलते ही एक दूसरी खबर भी अनिका की जिंदगी पर दस्तक दे चुकी थी, और वह यह थी कि कभी भी किसी भी वक्त अलेक्जेंडर की मौत हो सकती थी। अनिका पावर ड्रग का असर अच्छी तरह से जानती थी। पावर ड्रग का इंजेक्शन एक दो धारी तलवार बन चुका था अलेक्जेंडर के लिए। अगर यह पावर ड्रग इंजेक्शन वक्त पर अलेक्जेंडर को ना दिया गया तो उसका शरीर उस ड्रग की कमी के चलते धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता था। और दूसरी तरफ अगर ऐसे खतरनाक ड्रग छोटे से बच्चों को इंजेक्ट किया जाए तो हो सकता है कि उसकी साइड इफेक्ट की वजह से अलेक्जेंडर का शरीर उन साइड इफेक्ट्स को बर्दाश्त न कर पाए, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की मौत हो सकती थी। अनिका एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई थी, जहां से निकलना उसे काफी मुश्किल नजर आ रहा था। उस ड्रग की शीशी को अपने हाथ में दबाते हुए करण ने रोहित और अनिका से कहा, उस क्रिस्टोफर और उसकी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से मैं डरने वाला नहीं हूँ। गुलेरिया खानदान अपनी पूरी ताकत लगा देगा उसे और उसके ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिलाने के लिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अलेक्जेंडर को कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को यकीन दिलाता हूँ। अनिका और रोहित करण का जज्बा समझ सकते थे, मगर वह दोनों यह भी जानते थे कि यहाँ इमोशंस काम नहीं करने वाले थे। अलेक्जेंडर की जिंदगी उस दोराहे पर खड़ी थी जिस दोनों रास्ते पर सिर्फ खतरा ही खतरा नजर आ रहा था, मगर दोनों में से एक रास्ता चुनना अब जरूरी हो चुका था। अनिका मन ही मन जब आने वाली मुसीबतों के बारे में सोच रही थी, तब अचानक अनिका की फोन पर एक वाइब्रेट नंबर से कॉल आने लगा। अनिका ने जैसे ही वह कॉल उठाया, आशीष डोगरा की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। आशीष ने अनिका से कहा, देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। अनिका जानती थी अभी अभी उसे जो खबर मिली थी वह उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबरों में से एक थी। अनिका ने दबी हुई आवाज में आशीष से पूछा, क्या खबर है आपके पास? आशीष ने बड़ी सावधानी से धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी भी पता चला है कि V15 पावर ड्रग हमारे देश में स्मगल करने के लिए यहाँ से भेज दिया गया है। अनिका आशीष की बात पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। उसने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो यह V15 पावर ड्रग क्या है, पहले तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि दुनिया भर से हजारों बच्चों को अगवा करके यहाँ पर लाया जाता है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में बचपन में ही किसी बच्चे को पावर ड्रग के पहले डोज से इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस पहले डोज का नाम है V1 पावर ड्रग। अब तुम्हें आगे की बात बड़े ही ध्यान से समझनी होगी। अगर 1000 बच्चों को इस पहले डोज से इंजेक्ट किया गया हो तो कई बच्चे इस डोज के साइड इफेक्ट्स की वजह से कुछ ही दिनों में दम तोड़ देते हैं। जो बच्चे इस पावर ड्रग के साइड इफेक्ट्स को झेल जाते हैं उनके शरीर में यह पावर ड्रग काफ़ी ताकत पैदा कर देता है और उन्हें बाकी बच्चों से काफ़ी अलग बना देता है। मगर एक बार अगर किसी बच्चे को यह डोज दे दिया जाए तो फिर हर 2 साल के अंदर इस पावर ड्रग का दूसरा डोज उस बच्चे के लिए लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पावर ड्रग हर उस बच्चे के पहले डोज के 2 साल के भीतर ही देना होता है।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो ड्रग की कमी की वजह से उस बच्चे का शरीर फंक्शनिंग बंद कर सकता है। अब समझो 1000 बच्चों में से 600 बच्चे पहले डोज के साइड इफेक्ट्स को झेल गए, तो उन बच्चों को दूसरा डोज दिया जाता है। 2 साल के भीतर इस ड्रग के देने के बाद भी कई बच्चे इस डोज के साइड इफेक्ट को झेल नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह बच्चे बड़े होते रहते हैं और हर 2 साल के भीतर उन्हें एक एक डोज दी जाती है। मैं और क्रिस्टोफर उन बच्चों में से हैं जो एडल्ट होने के बाद भी सारे डोज के साइड इफेक्ट्स को झेलते रहे और अब तक जिंदा हैं। मगर हमने अब तक भी 15 यानी कि पावर ड्रग का 15वां डोज लिया है और पावर ड्रग के कुल 16 डोज लेने होते हैं। अगर 16 लेने के बाद कोई इंसान इस पावर ड्रग के साइड इफेक्ट्स को झेल जाता है तो यूं समझ लेना कि वह सुपर ह्यूमन हो जाता है, यानी कि बाकी की पूरी जिंदगी बिना किसी साइड इफेक्ट की चिंता किए वह जी सकता है। और इतना ही नहीं, तब तक उसका शरीर और दिमाग इतना विकसित हो चुका होता है कि बाकी आम लोगों के मुकाबले उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ जाते हैं। मगर मैंने और क्रिस्टोफर ने अब तक सिर्फ 15 डोज दिया है। वह इसलिए क्योंकि 16 डोज का नाम तुम्हारी माँ लेकर यहाँ से चली गई थी और उस डोज को बनाने का फॉर्मूला अब इन लोगों के पास नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं और क्रिस्टोफर दोनों 30 साल के हो जाएंगे और अगर 3 महीनों के अंदर हमें वह भी 16वां पावर ड्रग का डोज नहीं मिला तो हमारी मौत हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, क्रिस्टोफर के पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीनों के अंदर वह क्या तबाही मचा सकता है यह तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। अनिका धीरे धीरे सारी बातें अच्छी तरह से समझने लगी थी। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने करण के हाथों से वह दवाई की शीशी अपने हाथों में ले ली और उसे पलटकर देखने लगी। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि उस पावर ड्रग की शीशी पर भी 15 लिखा हुआ था। इसका मतलब यह था कि नन्हे से एलेक्जेंडर के लिए जो डोज भिजवाई गई थी वह काफी एडवांस डोज थी। फोन पर आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कुल मिलाकर यह समझ लेना कि इस पावर ड्रग का कोर्स पूरा करने के लिए 16 अलग अलग स्टेज पार करने होते थे, यानी कि 16 बार पावर ड्रग इंजेक्ट लेने होते थे। अगर कोई एक डोज भी मिस कर दिया तो उस बच्चे का या एडल्ट की मौत हो सकती थी। और 16 डोज पूरे होने के बाद अगर उस इंसान ने हर साइड इफेक्ट को झेल लिया तो वह इंसान नहीं रहेगा, बल्कि एक जीता जागता सुपर ह्यूमन बन जाएगा। अब क्रिस्टोफर के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। अगर उन 3 महीनों के अंदर उसे भी सेस्टिंग का डोज नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। अनिका को इस वक्त क्रिस्टोफर की नहीं बल्कि अपने एलेक्जेंडर की जिंदगी की फिक्र थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह करती तो क्या करती। उसके हाथ में जो पावर ड्रग का डोज था वह बेहद एडवांस स्टेज का था और एलेक्जेंडर की उम्र देखते हुए अनिका को इस बात का एहसास हो चुका था कि अब तक एलेक्जेंडर ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोज लिए होंगे। इसका मतलब था कि एलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनिका को भी 4 पावर ड्रग एलेक्जेंडर के शरीर में इंजेक्ट करना होगा।